हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मुझे लगता है सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। देखो, आपका 3 लेक्चर कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से लेके प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स तक सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। मतलब बेसिक बेसिक सारा कुछ हो चुका है, ऐड भी हो चुका है, प्रॉपर्टीज भी हो चुकी हैं और मल्टीप्लिकेशन भी हो चुका है। ठीक है। अब मैंने अभी भी आपकी एक्सरसाइज नहीं करवाई है, तो एक्सरसाइज का मैंने रखा है कि सारे लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैट्रिक्स की फिर मैं आपकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, है ना। तो आपका लास्ट थर्ड चैप्टर का आपका अगला टॉपिक है जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह का परिवर्त अपन को पढ़ना है। जब आव्यूह का परिवर्त आपका खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन का जो कंटेंट रखा है वो सबसे लास्ट में रखा है। पहले मैंने सारे कॉन्सेप्ट का कंटेंट रखेंगे और लास्ट वाले वीडियो में सारे क्वेश्चन का कंटेंट रखेंगे। ठीक है। बीच बीच में हम एग्जाम्पल बताते रहते हैं, तो उसमें आपकी रिवाइज होता रहता है। आप लोग खुद से ही ट्राई करिएगा किताब से, है ना। एनसीईआरटी हो या कोई भी आपके पास और कोई बुक है तो उससे आप लोग लगाइएगा। जो भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में, या मैं आज अपना नंबर यहाँ पे नोट कर दूंगा, तो उसमें आपको मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, है ना। तो अगला टॉपिक है आपका आज ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवर्त। मैट्रिक्स का मतलब परिवर्त निकालना। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। जैसे पिछले टॉपिक बहुत सिंपल थी, वैसे ये बहुत सिंपल सा बहुत छोटा सा एक टॉपिक है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स में होता क्या है। जैसे कोई मैट्रिक्स है आपका ए, समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे मैट्रिक्स ए है आपका पी क्यू आर, यहाँ पे कितना है यू वी डब्ल्यू, ये आपका मैट्रिक्स है। अब इसका में ट्रांसपोर्ट निकालना मतलब परिवर्त निकालना, तो परिवर्त को या तो आप ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर ए टी से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो आप उसमें डैश लगा दें या उसमें आप टी लगा दें। दोनों का मतलब कैसे है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह की परिवर्त से है। अब आव्यूह की परिवर्त को निकालते कैसे हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में उसके रो को कॉलम में मतलब चेंज कर दो तो कॉलम अपने आप ही रो में चेंज हो जाएगा। तो जितने भी रो हैं उनको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो। जैसे ये रो है पी क्यू आर, इसको कॉलम बना दो पी क्यू आर, यहाँ पे यू वी डब्ल्यू, तो रो काय में कन्वर्ट हो गया आपका कॉलम में। जब रो आपका कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह का परिवर्त। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बेसिक कंडीशन जो समझनी है। जैसे आपका मैट्रिक्स ए था जिसका ऑर्डर था 2/3, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, परिवर्त निकालूंगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब आव्यूह के परिवर्त में करना क्या है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। भाई जितनी आपकी रो है वो अब सब कॉलम बन जाएंगे, तो जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम बन जाएगा। और जब रो कॉलम बनेंगे तो कॉलम अपने आप ही काय में चला जाएगा, रो में चला जाएगा। तो जो नंबर ऑफ कॉलम है वो काय में चला जाएगा, रो में चला जाएगा। तो ये चीज याद रखना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना हो तो मतलब आव्यूह का परिवर्त, तो सीधा सिंपल सा फंडे है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल है उनको वर्टिकल बना दो। मतलब जितना भी रो है उनको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। इसके बाद जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब रो कॉलम चेंज होगी तो उनका ऑर्डर भी आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स का परिवर्त। इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स का और भी एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो कोई एग्जांपल है आपके पास a इक्वल टू 1 2 का 4 4 2 का 1 आर जे बी, ये मान लो कोई मैट्रिक्स है। ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पे अगर मैं ए डैश या ए टी जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें, दोनों के दोनों परिवर्त को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। जब ए टी लिखेंगे तो जितना भी रो है वो कॉलम में चला जाएगा। 1 2 4, जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल बना, जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल बना। 1 2 4 4 2 1 आर जे बी, तो भाई ये क्या है आपका आव्यूह का परिवर्त, क्योंकि रो को काय में कन्वर्ट किया, कॉलम में। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसका ऑर्डर कितना था 3/3, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो भैया इसका ऑर्डर भाई सेम ही रहेगा। भाई अगर इनको आपस में पलट भी दोगे ना तो दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि रो और कॉलम की संख्या कैसी है, समान है। तो इस प्रकार से किसी भी आव्यूह का परिवर्त ज्ञात कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। अब बात आती है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। बात करते हैं हम लोग सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज
ऑफ मैट्रिक्स, मतलब प्रॉपर्टीज का मतलब होता है प्रगुण, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है आव्यूह के परिवर्त का, आव्यूह के परिवर्त का। अब आव्यूह के परिवर्त में कुछ प्रगुण है, इनको समझना है, बहुत सिंपल से प्रगुण है। पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए, अगर उसके ट्रांसपोज पे फिर से वही कंडीशन अप्लाई कर दो, मतलब कह सकते हैं परिवर्त का एक बार फिर से परिवर्त निकालोगे तो वह उसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा A इक्वल टू है 1 3 4 0 9 2। अब जैसे मैंने कहा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, उसका फिर से एक बार ट्रांसपोज निकाला तो काय में कन्वर्ट हो गया ए में, मतलब परिवर्त का फिर से परिवर्त करोगे तो वही मैट्रिक्स बन जाएगा जो आपका था। कैसे? जैसे ए है, आप इसका ए डैश निकालें, जब ए डैश निकालेंगे तो जो रो है, जो आपका रो है वो कॉलम में जाएगा 1 3 4 0 9 2। अब एक बार फिर इसका डैश कर दो तो क्या हो जाएगा, फिर रो कॉलम में 1 0 3 9 4। तो ये फिर से ए बनेगा, नहीं बनेगा। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करोगे तो वो उसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, ए के डैश का डैश जो है वो काय के बराबर होगा, ए के बराबर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है समझो भाई, देखो यहाँ दूसरी कंडीशन क्या है, अगर दो मैट्रिक्स प्लस समेशन में है, प्लस में है ए प्लस बी, उसका होल डैश निकालना है। डैश का मतलब मैं बता ही चुका हूं, डैश लिखा हो या टी लगाओ, इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के परिवर्त से। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, अब डैश से समझना है आपको कि डैश का मतलब है क्या। तो डैश का मतलब उसके परिवर्त से है, ट्रांसपोज से है, ठीक है। अब ए प्लस बी का भी डैश निकालना है। जब उसका डैश निकालेंगे, अगर समेशन में दो मैट्रिक्स हैं उनकी सम का में डैश निकालना है, तो आप अलग अलग डैश करके भी सम कर सकते हैं। दोनों की वैल्यू कैसी होगी, बराबर होगी। दोनों की वैल्यू कैसी होगी, बराबर। मान लो कि दो मैट्रिक्स हैं और दोनों को ऐड करके उसका डैश बनाना है, तो हम अलग अलग करके डैश करेंगे, अलग अलग करेंगे, अलग अलग डैश निकालेंगे, सॉरी अलग अलग डैश निकालेंगे, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, तब भी दोनों की वैल्यू कैसी होगी, बराबर होगी, ठीक है। इसके बाद आती है कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का प्रोडक्ट है और उसका हम क्या निकालना है, डैश निकालना है, कि यहाँ पे काय का काम कर रहा है, स्केलर का। और स्केलर प्रोडक्ट में बता चुका हूँ, किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बता चुका हूँ कि किसी भी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट में उस स्केलर का क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो भाई ए यहाँ पे मैट्रिक्स है, ए क्या है यहाँ पे, मैट्रिक्स है, ठीक है, और के वहां पे कोई स्केलर है। अब उस मैट्रिक्स में के स्केलर का प्रोडक्ट करके मुझे डैश निकालना है, तो एक काम करो, चाहे तो प्रोडक्ट करके डैश निकाल दो और चाहे वो स्केलर आप बाहर निकाल दें और मैट्रिक्स का क्या करते हैं, डैश करते हैं, तब भी इन दोनों की जो मैट्रिक्स निकल के आएगी, दोनों की मैट्रिक्स सेम होगी। चाहे प्रोडक्ट के बाद डैश निकालें और चाहे डैश के बाद प्रोडक्ट करें, दोनों की वैल्यू आपकी बराबर होगी। दोनों की वैल्यू कैसे होगी, बराबर। अगर इसमें लगाना कैसे कैसे, तो देखो कैसे, देखो कैसे, ए बराबर है आपका 1 2 3 9। देखो भाई 9 सुंदर नहीं लग रहा, 9 सुंदर नहीं लग रहा, अभी सुंदर लगेगा। देखो यहाँ पे इसमें मैंने के में ए का मल्टीपल किया तो कितना आएगा, के 2k 3k 9k, ओके। इसके बाद क्या करेंगे, के में ए का मल्टीपल किया, उसका डैश निकाला, उसका क्या निकाला, डैश निकाला। जब मैंने उसका डैश निकाला तो क्या हो जाएगा, के 2k 3k 9k। क्यों भाई, जो रो है वो कॉलम बना, जो रो है वो कॉलम बना, तो ये तो हो गया आपका क्या, स्केलर का मल्टीपल, उसके बाद उसका ट्रांसपोज। अब मान लो कि मुझे ट्रांसपोज में के का मल्टीपल करना है, तो पहले के बाहर रखोगे, फिर ए का डैश निकालोगे, 1 2 3 9, के का मल्टीपल कर दो, के 2k 3k 9k। बेटा देखा है तो दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो वही मैंने बोला है कि मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीपल करके डैश निकालो या डैश में स्केलर का मल्टीपल करो, दोनों की वैल्यू कैसी होती है, बराबर होती है।
इसके बाद इसका लास्ट वाला रूल आपका बचा है कि मान लो दो ऐसे मैट्रिक्स हैं, दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनमें का प्रोडक्ट पॉसिबल है, जिनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो उनके लिए कंडीशन होती है कि मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, कोई दो मैट्रिक्स हैं आर टू मैट्रिक्स, आर टू मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स हैं आपके पास। अब इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का हम डैश निकालेंगे, तो जो प्रोडक्ट का डैश होगा वो उनकी रिवर्स डैश के प्रोडक्ट के बराबर आता है, रिवर्स डैश के प्रोडक्ट के बराबर आता है। मतलब ए बी का जो होल डैश है वो इक्वल होगा बी डैश इंटू ए डैश। बात क्लियर है ना? तो भाई जी आपका क्या होगा, परिवर्त हुआ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जितने रो हैं आप सभी को कॉलम में कन्वर्ट करें, आपके पास जितने भी रो हैं सभी को काय में कन्वर्ट करें, कॉलम में। एक चीज, दूसरी चीज, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि ए का जो ऑर्डर है, ए का जो ऑर्डर है वो P इंटू क्यू है, तो मैं कहूं ए डैश का ऑर्डर कितना होगा, Q इंटू P हो जाएगा, क्योंकि रो कॉलम चेंज हो गए। ठीक है, सम प्रॉपर्टीज, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, कुछ गुण भी हैं। ठीक है, जैसे किसी भी मैट्रिक्स के परिवर्त का फिर से परिवर्त निकालोगे, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालोगे, उसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। दोनों मैट्रिक्स के समेशन का जो परिवर्त होगा वो अलग अलग परिवर्त के समेशन के बराबर होगा। किसी स्केलर के प्रोडक्ट के बाद डैश करो, चाहे डैश के बाद स्केलर का प्रोडक्ट करो, दोनों की वैल्यू बराबर होगी। दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डैश उनके अलग अलग डैश के रिवर्स प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर है सारी चीजें? चलिए, तो कितना तो क्लियर होगा जी आपका था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक तो मैंने एग्जांपल भी करवा रखे हैं, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। जो लेटा है उसे खड़ा कर दो, मतलब जो हॉरिजॉन्टल है उनको वर्टिकल बना दो, आपका क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब बात आती है इसमें कुछ टाइप्स हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, कुछ कंडीशन और भी हैं, चलिए देखते हैं। डिस्टर्ब नहीं मिलता है, चलिए इसी से काम चला ले। अब इसके बाद आता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको बोला जाता है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत गौर से समझना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का डैश उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, कहने का मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में आपने ट्रांसपोज निकाला, परिवर्त निकाला, और उस परिवर्त की वैल्यू उसी मैट्रिक्स ए के बराबर है, उस मैट्रिक्स की वैल्यू उसके डैश के बराबर है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, सममित आव्यूह। क्या बोलेंगे, सममित आव्यूह। चलिए, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, मान लो कोई मैट्रिक्स ऐसा है ए बराबर मान लो ये मैट्रिक्स है आपके पास ए एच जी बी एच बी एफ जी एफ सी। मान लो कभी अगर आप लोग सपोज करो भविष्य में टीचर बन जाते हैं, जल्दी में कोई ऐसा एग्जांपल याद नहीं आ रहा, तो एक अच्छी सी लाइन याद करो, ऑल हाई गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर कॉलेज। रिपीट करते हैं, ऑल हाई गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर कॉलेज। तो ये एग्जांपल बड़ा अच्छे से याद हो जाएगा। भाई जल्दी में नहीं आ रहा ना दिमाग कि ऐसा कौन सा एग्जांपल दे दें, तो मैंने तो याद कर रखा भाई, ऑल हाई गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर कॉलेज। भाई इसका परिवर्त निकाल दो, क्या निकाल दो इसका परिवर्त, तो क्या करोगे, जो लेटर से खड़ा कर दो, मतलब जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल बना दो। कितना है, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। भाई देखो दोनों बराबर आ गए, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ए है वो कौन सा मैट्रिक्स है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि वो मैट्रिक्स अपने ही डैश के बराबर होता है। अगर कोई मैट्रिक्स अपने ही डैश के बराबर है तो उसे बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। यहां तक क्लियर है सारी चीजें। अब बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस देखो बहुत सिंपल सा है, विषम सममित अव्यूह, विषम सममित अव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है विषम सममित अव्यूह, समझिएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का डैश, डैश मैं बता चुका हूं कई बार कि डैश का मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डैश उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर है, उस मैट्रिक्स का नेगेटिव है, तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अव्यूह। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का अगर आप डैश निकालते हैं और उस डैश में से यदि माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो ए के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, ए के। कैसे होगा देखो भाई, ए बराबर कोई अच्छा सा एग्जांपल होना चाहिए 0 1 2 3 0 1 2 3 0। मान लो ये दोनों एलिमेंट माइनस के कर दियो, यहाँ पे ये वाला माइनस कर दो, ये आपका दिया गया। अब मैं इसका क्या निकालूंगा, डैश निकालूंगा, ए डैश निकालू तो जो लेटा है उससे खड़ा कर दो, 0 -1 2 1 0 -3। भाई जो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज जैसे ऊर्ध्वाधर बनाया, जे लेटा था इसको भी खड़ा कर दिया और जे लेटा है इसको भी खड़ा कर दो। अब भाई अब यहाँ देखो कुछ नया बना। अब देखो इस पूरे में से कुछ कॉमन ले लो, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो जीरो पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे वो माइनस कॉमन लो चाहे माइनस का प्रोडक्ट करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क पड़ेगा इनकी सेहत पर, जीरो की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा केवल और केवल इनकी सेहत पर पड़ेगा। तो भैया एक काम करो, यहाँ से हम लोग पूरे से माइनस कॉमन लेंगे, जीरो की सेहत ज्यों के त्यों, वन की सेहत नेगेटिव हो गई, टू की सेहत नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो गई, वन की सेहत नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, जीरो तो ज्यों के त्यों रहेगा, थ्री की सेहत नेगेटिव हो गई, टू की सेहत नेगेटिव हो गई, थ्री की सेहत पॉजिटिव हो गई, जीरो की सेहत ज्यों के त्यों रहेगा। तो देखा जाए तो ये फिर से क्या बन गया, आपका ए बन गया। तो जो ए डैश है वो ए का कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। जब किसी भी मैट्रिक्स का डैश उस मैट्रिक्स का नेगेटिव हो जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अव्यूह। बताइए कोई दिक्कत हो तो, बड़ा सिंपल सा है, ए डैश ए के बराबर सममित अव्यूह, ए डैश ए का नेगेटिव है तो विषम सममित अव्यूह। यहाँ तक किसी के मन में कोई दिक्कत हो तो बता डालो भाई, कमेंट कर डालो, कोई प्रॉब्लम है तो बता डालो, ठीक। अच्छा इसमें एक बेसिक सी कंडीशन है कि अगर मैं यहाँ पे हाँ तो इतना क्लियर है ना, आप सममित अव्यूह और विषम सममित अव्यूह चेक कर सकते हैं। हाँ विषम सममित अव्यूह की कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि अब जब भी आप लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देंगे या उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें कंडीशन रहेगी कि उसका जो डायगोनल होगा वो जीरो होगा। हम लोग कह सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो होते हैं। कितने होते हैं, जीरो। उसके डायगोनल में जितने भी एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। पहली कंडीशन ये याद रखना बिल्कुल से, अगर कभी एग्जाम्पल ना आए तो याद रख लेना, ठीक है। तो डायगोनल के एलिमेंट कितने होंगे, जीरो होंगे। अच्छा जब भी हम लोग सिमेट्रिक का एग्जाम्पल देंगे और स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल देंगे, वो दोनों मैट्रिक्स आपके कैसे होंगे, स्क्वायर होंगे। जे भी मैट्रिक्स आपका कैसा होगा, स्क्वायर होगा। सिमेट्रिक के साथ साथ पहले क्या है, ये स्क्वायर है, और ये भी क्या है आपका स्क्वायर है। दोनों मैट्रिक्स कैसे होंगे आपके, स्क्वायर होंगे। तो आई होप इतना आपका क्लियर होगा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो हमें, ठीक है। अब आता है एक और आपका टाइप बचा है, वैसे बहुत सारी बुक्स में वो टाइप दिया नहीं गया है,
लेकिन मैं शायद एक आध बार वो यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपका कहीं पूछ ना लिया जाए। ठीक है लेकिन हाँ, तो यहाँ देखो, तो वो शायद एक आध बार पूछा जा चुका, मुझे ऐसा याद आ रहा है, अब मुझे नहीं पता है एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है यूपी बोर्ड में, लेकिन शायद पूछा गया वो, तो उसको और समझ ले रहे हैं अपन लोग। इसमें टाइप और है, इसी से ट्रांसपोर्ट से रिलेट करने वाला टाइप है वो आपका है समकोणाकार। समकोणाकार और ऑर्थोगोनल। समकोणाकार का मतलब होता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल में क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का उसी के डैश के साथ प्रोडक्ट करने पर, उसके डैश के साथ क्या करने पर, प्रोडक्ट करने पर, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है उसका ए डैश से मैंने प्रोडक्ट किया, और ए का ए डैश के साथ जो प्रोडक्ट है वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स कैसा है आपका, समकोणाकार ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल ये अगर आ चुका, मुझे ऐसा याद आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे समकोणाकार आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जहां पे ए और ए डैश का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी के बराबर होगा। ऐसे और भी टाइप है, खैर अपने सिलेबस में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, इतने में काम चल जाएगा, और मुझे लगेगा तो मैं एक लेक्चर में उसका जिक्र कर दूंगा, है ना। चलिए देखो यहाँ पे, अब इसके बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, तो आपका सारा हो गया है, सिमेट्रिक हो गया, स्क्यूड सिमेट्रिक हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अब बात करने वाले हैं हम लोग प्रॉपर्टी की, हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी की। तो देखिए यहाँ पे अब आ जाइए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, मैं हिंदी में कहूँ तो लिख दो, प्रॉपर्टी मतलब यहाँ से प्रगुण से है, और इसका मतलब सममित आव्यूह से है, और इसका मतलब विषम सममित से है, विषम सममित से है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है, मान लो कि अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, दो कैसे मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक्स, मान लो ए और बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कहो तो मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दूं, ए और बी दो सममित आव्यूह हैं, तो ए प्लस बी ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर दो आव्यूह कैसे हैं, सममित आव्यूह हैं, तो उनका योगफल भी सममित आव्यूह होगा। ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, कभी कभी इसका डायरेक्टली यूज हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर कोई दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब अगर दो मैट्रिक्स सममित हैं तो उनका योगफल सममित होगा, और दो मैट्रिक्स विषम सममित हैं तो उनका योगफल विषम सममित आव्यूह होगा। इतना याद रखना, दोनों कॉन्सेप्ट है, कभी कभार ऐसा आ जाता है कि सममित आव्यूहों का योगफल सममित और विषम सममित आव्यूहों का योगफल विषम सममित आव्यूह होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ए कौन सा आव्यूह है, सममित, कौन सा आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ए कौन सा आव्यूह है, सममित। तो मैं अगर a प्लस ए डैश की बात करूंगा तो ये सममित हो जाएगा, और मैं अगर a माइनस ए डैश की बात करूंगा
तो ये विषम सममित हो जाएगा। याद रखना, अगर ए सममित है तो ए प्लस ए डैश सममित होगा और ए माइनस ए डैश क्या होगा आपका विषम सममित होगा। तो ये कुछ कंडीशन है कि अगर ए सममित तो उनका ए और ए डैश मतलब सममित होगा, उनका डिफरेंस विषम सममित होगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है, तो देखो यहाँ पे देखो यहाँ बताते हैं, चलो यहाँ ए क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली कंडीशन। ये क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए और ए डैश, ए और ए डैश या फिर ए डैश और ए दोनों आपके सममित होंगे। दोनों कैसे होंगे? सममित होंगे। जब ए कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। जी कुछ कंडीशन है, वैसे इतना डीप अपने में नहीं आता है, लेकिन कुछ कंडीशन जिसे डायरेक्टली मतलब अगर याद रहेंगे तो काम चल जाएगा उससे, मतलब कुछ क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो ए क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए और ए डैश का प्रोडक्ट, ए डैश का ए के साथ प्रोडक्ट, दोनों कैसे आप भी होंगे? आपके सममित आप भी होंगे। क्लियर है चीजें? अब इसके बाद आता है क्या, ये क्लियर हो गया इतना? चलिए इसके बाद देखिए आगे, इस पर साथ में इसका कोई क्वेश्चन आंसर भी हमें करवाने हैं। ठीक है, देखिएगा, देखो क्या है, उन्होंने कहा कि ए और बी, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए और बी कैसे मैट्रिक्स हैं? आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर, कैसे हैं? सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर में है और स्क्वायर है। कैसे हैं? स्क्वायर, ऐसा भी लिख दो, कैसे हैं आपके? स्क्वायर है। ठीक है, तो ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर में स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेम ऑर्डर में कैसे हैं? स्क्वायर। और वैसे जब सिमेट्रिक की कंडीशन आती है, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन आती है, तो ये बात तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। अब ये बात अगर हम यहाँ ना भी लिखें तो आप मन में ऐसी बात मत लाइएगा कि सर अगर ये स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे? भाई स्क्वायर होना ही है, क्योंकि जब ये सिमेट्रिक का हम एग्जांपल देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक का हम एग्जांपल देंगे, तो मैट्रिक्स पहले से क्या होना चाहिए? स्क्वायर। अब उसके बाद ऑर्डर सेम है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के भी ऑर्डर अलग हो सकते हैं, कोई 2x2 का है, कोई 3x3 का है, कोई 4x4 का है, कोई 5x5 का, तो ऑर्डर अलग अलग ना हो, इसलिए मैंने सेम ऑर्डर बोल दिया। स्क्वायर तो मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, मैं एक बार और बता चुका हूँ कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऑर्डर कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ए और बी ऑर्डर ही स्क्वायर होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। दो कैसे मैट्रिक्स हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो इसमें कंडीशन है कि ए बी प्लस का बी ये भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें कंडीशन और है, ए बी माइनस का बी ए जी आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब मैं हिंदी बोल देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? सममित, और इसको क्या बोल देता हूँ? विषम सममित। हो मैं कई बार बता भी चुका हूँ, ऊपर लिखा भी है। सिमेट्रिक का मतलब हुआ सममित और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब हुआ विषम सममित। तो सीधी बात है, अगर ए और बी सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो ए बी प्लस बी ए का प्रोडक्ट बी से, बी का प्रोडक्ट ए से करने के बाद ये ऐड करोगे तो सिमेट्रिक बन जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा। और ए बी माइनस बी ए मतलब ए बी का प्रोडक्ट और बी ए के प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहाँ तक क्लियर होगा सारी चीजें? अच्छा, अब इसके बाद आपका ये लास्ट टॉपिक बचा है और बढ़िया सा टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार एग्जाम में, है ना? प्रॉपर्टीज में तो क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, सीधा क्वेश्चन आ जाता है सिमेट्रिक चेक करने के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए, या कोई दो मैट्रिक्स हैं जैसे ए है और बी है, अब पता करें कि ए का बी डैश के साथ प्रोडक्ट पूछ लिया जाए, या ए डैश का बी डैश के साथ प्रोडक्ट पूछ लिया जाए, या ए डैश में बी डैश ऐड करवा दिया जाए, ए डैश से बी डैश डिफरेंस करवा दिया जाए, ए डैश में ए को ऐड करवा दिया जाए, ए डैश से ए सब्ट्रैक्ट करवा दिया जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रॉपर्टी से बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन आता है, बहुत कम, कभी कभार आ जाए अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे ज्यादा आ जाते हैं।
है ना। और मैंने पहले ही बोला है कि आपका चाहे मैट्रिक्स की बात करें और चाहे मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं, दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छे से इसे तैयार करिएगा। और लास्ट आपका इसका लास्ट आपका पार्ट बचा हुआ है, जिसमें आपको क्या लिखना है। बड़ा अच्छा पार्ट है ये वाला, इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्या है लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाले पार्ट में क्या है कि उन्होंने कहा कि ए एक वर्गाव्यूह है। कैसा अव्यूह है? वर्गाव्यूह। वर्गाव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमें इस स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित अव्यूह के योग के रूप में लिखना है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित अव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको शायद याद होगा, अभी जस्ट थोड़ा पहले बताया इस वीडियो में मैंने, कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सममित हो जाता है और ए माइनस ए डैश क्या हो जाता है? विषम सममित हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात और समझ लो। अगर ए सममित है, ये क्या है? सममित है, तो अगर इसमें किसी स्केलर का मल्टीपल करेंगे तो वो भी आपका सममित होगा। वो भी आपका क्या होगा? सममित होगा। याद रखना, समझ रहे ना। और मान लो ए विषम सममित है, ए कैसा है? विषम सममित, तो ए डैश भी आपका विषम सममित होगा। इनका थोड़ा यूज कराने वाले हैं। मैंने क्या कहा? ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सममित होगा और ए माइनस ए डैश विषम सममित होगा। आई रिपीट, ए क्या है? स्क्वायर, ए और ए डैश का सम सिमेट्रिक, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक। ए अगर कैसा है? सिमेट्रिक है, तो इसमें किसी भी स्केलर का मल्टीपल करने के बाद ये सिमेट्रिक रहता है। और ये अगर कैसा है आपका, कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक है, तो के ए भी कैसा होगा आपका? स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब देखो, इतनी बातें क्लियर हैं, तो यहाँ से बात समझनी है कि ए एक वर्गाव्यूह है। ए एक वर्गाव्यूह है। अब इस ए को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना है। सममित और विषम सममित अव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो समझो यहाँ पे हम ए को क्या 1/2 ए प्लस 1/2 ए बोल सकते, नहीं बोल सकते? अरे भाई, जैसे कोई मतलब मान लो यहाँ पे 5 है, तो आधा 5 अलग करो, तो आधा 5 अलग करो, जब ऐड करोगे तो पूरा 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो वही चीज यहाँ पे है कि ये पूरा ए है, ये पूरा क्या है? ए। अब इस ए में को मैंने हाफ हाफ करके 2 पार्ट में लिख दिया। हाफ हाफ करके मैंने कितने पार्ट में लिख दिया? 2 पार्ट में। इतना बात क्लियर है? इसके बाद मैंने क्या किया कि 1/2 ए में हमने 1/2 ए डैश ऐड कर दिया और मैंने बेटा 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 और यहाँ पे मैंने 1/2 ए डैश सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई रिपीट, ये दोनों आपके सेम है। मैंने हाफ ए डैश ऐड किया, हाफ ए डैश सब्ट्रैक्ट किया। बात क्लियर है? अब भाई इस वाले ब्रैकेट से मैंने आधा कॉमन ले लिया, तो ये a प्लस ए डैश हो गया। यहां से भी आधा कॉमन ले लिया, a माइनस ए डैश हो गया। a माइनस क्या हो गया? ए डैश। अच्छा सा है, बड़ा मजेदार है ये भाई। यहां से हाफ कॉमन ले लिया, यहां से हाफ। अब देखो सामने लिखा, अगर a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उनका सम सिमेट्रिक होता है। उनका सम क्या होता है? सिमेट्रिक। तो ये मतलब क्या होगा? जो 1/a प्लस ए डैश है वो सिमेट्रिक है, सममित है। और मैंने कहा अगर कोई सममित में किसी स्केलर का प्रोडक्ट करोगे तब भी सममित रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। तो ये सिमेट्रिक है, तो इसका प्रोडक्ट होने के बाद भी सिमेट्रिक रहेगा। तो ये सममित अव्यूह लिख दिया। क्या लिख दिया? सममित अव्यूह। और बेटा 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 ये विषम सममित है, क्योंकि सामने लिखा है कि ए स्क्वायर है, तो ए और ए डैश, ए और ए डैश, ए और ए डैश का जो अंतर है वो विषम सममित है। और विषम सममित में भी स्केलर का प्रोडक्ट करोगे तब भी विषम सममित रहेगा। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? विषम सममित। विषम सममित। तो जो मैट्रिक्स ए था वो सममित अव्यूह और विषम सममित अव्यूह के योग के रूप में चेंज हो गया, नहीं हो गया? तो यही बात मैंने कही थी कि अव्यूह को, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित अव्यूह के योग के रूप में कन्वर्ट करना था। एक बार रिपीट करेंगे जल्दी जल्दी से। एक वर्गाव्यूह है,
उस ए को आधा ए दो पार्ट में ब्रेक किया, आधा ए डैश ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद शुरुआत वाले पोर्शन से आधा कॉमन, लास्ट वाले पोर्शन से आधा कॉमन, ये बन गया ए प्लस ए डैश। तो ए अगर सममित है तो ए प्लस ए डैश सममित होगा, और सममित में किसी का भी स्केलर का प्रोडक्ट करोगे सममित ही रहेगा। ए सममित है, ए कैसे, सॉरी ए क्या है, स्क्वायर है, तो ए प्लस ए डैश क्या होगा, विषम सममित होगा। क्या होगा, विषम सममित। ए अगर स्क्वायर है तो ए माइनस ए डैश क्या होगा, आपका विषम सममित होगा। तो ये विषम सममित है, स्केलर का प्रोडक्ट करने के बाद भी क्या रहेगा, विषम सममित। तो ये जो मैट्रिक्स ए था वो सममित और विषम सममित के योग के रूप में कन्वर्ट हो गया, नहीं हो गया आपका। बताइए यहाँ तक कोई, तो ये क्या होगा कि वर्ग अवयव का सममित और विषम सममित अवयव का योग नियम होगा। कौन सा नियम हुआ, योग नियम। तो ये तो आपका निपट गया है पूरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसमें जितनी भी टाइप्स थे, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, आपका एक और था ऑर्थोगोनल, उसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी प्रॉपर्टी के बाद ये आपका पूरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट था। ठीक है, अब भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद आपका जितना मैट्रिक्स का जो बेसिकली पार्ट था वो आपका पूरा खत्म हो चुका है। आपकी एनसीईआरटी बुक से जो या आपका कोई भी रिफ्रेशर बुक हो उससे आपका मैट्रिक्स वाला चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें एक पोर्शन आपका मैंने अभी ड्रॉप कर रखा है, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, पंक्ति स्तंभ रूपांतरण। पंक्ति स्तंभ रूपांतरण वाला मैंने टॉपिक आपका ब्रेक कर रखा है। जब मैं आपको डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा, डिटरमिनेंट में आपका मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। उसके बाद मैं आपको एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा। इसके बाद इस वीडियो के बाद मैं अगला जो वीडियो आपको बनाने वाला हूं उसमें शुरुआत से लेके अभी तक मैट्रिक्स में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उनके सारे के मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। वो अगला वीडियो पूरे क्वेश्चन आंसर से रिलेट करने वाला होगा, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आंसर ही होंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 4 3 1 और कोई मैट्रिक्स है B डैश, सॉरी B मान लो B है आपका कितना है 0 3 1 2। ठीक है, अगर कभी ऐड करने के लिए आ जाए A प्लस B डैश को फाइंड करिए तो पहले इसका A डैश बनाओ, रो को क्या है कॉलम में 2 4 और यहाँ पे 3 1 और यहाँ पे B डैश बनाओ प्लस लगा के 0 1 3 2। ऐड करने के लिए मैंने बता ही दिया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे तो 2 का 0 से ऐड 2, 4 का 1 से ऐड 4, 3 का 3 से ऐड 9, 2 का 1 से ऐड 3, तो सॉरी 3 का 3 से ऐड आपका कितना होगा, अरे भाई मैंने तो गलत कर दिया यहाँ पे, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी नहीं होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होने हैं, 2 और 0 2 रहेगा, 4 और 1 5 रहेगा, 3 और 3 6 रहेगा, 2 और 1 3 रहेगा। तो ये क्या हो गया आपका ऐड। भाई उन्होंने क्या कहा A डैश और B डैश, तो मैंने पहले A डैश निकाला और फिर मैंने B डैश निकाला और दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो ये हो गया A डैश प्लस का B डैश। मान लो अगर यहाँ डिफरेंस कहा होता तो यहाँ माइनस लगा देते। हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके वो कहें A डैश इंटू B डैश, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ A डैश रखोगे 2 4 3 1, यहाँ B डैश 0 1 3 2। क्लियर है। अब इसके बाद करना क्या है, इसका प्रोडक्ट करना, और प्रोडक्ट का बड़ा सिंपल सा रूल है कि भाई जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करते कैसे हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोडक्ट की सबसे प्राइमरी कंडीशन है, पहले तो इसका ऑर्डर लिखो क्या 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2। प्रोडक्ट की प्राइमरी कंडीशन थी पहले वाले में कॉलम 2, दूसरे वाले में रो 2, यदि बराबर है, इक्वल है, सेम है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, तो पहले में कॉलम बाद में रो, पहले में कॉलम बाद में रो, यदि बराबर है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो भाई जीरो है इसका, कॉलम से प्रोडक्ट करो, 2 0 जा भाई रो का कॉलम, मैं प्रोडक्ट का रूल भी बता चुका हूं कि रो का प्रोडक्ट किसके साथ होता है, कॉलम के साथ। तो पहली रो का पहले कॉलम से, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो का पहले कॉलम से,
और दूसरी रो का दूसरे, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स की प्रत्येक रो का दूसरे वाले मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट तब करेंगे जब प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और प्राइमरी कंडीशन क्या है, पहले में कॉलम दूसरे में रो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो रो का कॉलम से 2 0 जा 0, 3 1 जा 3, इन दोनों एलिमेंट, भाई रो का, इस रो का कॉलम से, तो पहले एलिमेंट का पहले से, दूसरे का दूसरे से, बीच में प्लस आ जाएगा। अब इसका यहां करो, और जिसको प्रोडक्ट नहीं आता है तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या वीडियो देखें, समझ में आएगा। तो भाई देखो इसका करेंगे, तो 3 0 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, इसके बाद पहली रो का दोनों कॉलम के साथ हो गया, पहली रो का दोनों कॉलम के साथ हो गया। दूसरी रो में चलो, तो दूसरी रो का पहले कॉलम से, पहले एलिमेंट का पहले से 4 0 जा 0 और 1 1 जा 1, बीच में प्लस आएगा। 4 3 जा 12 और 2 1 जा 2, बीच में प्लस आएगा। मतलब सीधी बात है, पहली रो को पहले कॉलम के सामने खड़ा कर दो, तो पहला गया पहले से, दूसरा दूसरे से। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के सामने, तो पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, फिर दूसरे को पहले के सामने, प्रत्येक रो का प्रत्येक कॉलम से। इसका करेंगे 4 0 जा 0, 1 1 जा 1, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2। इसके बाद ये आ गया आपका 3 1 6 और 6 12 और 14। तो ये दोनों मैट्रिक्स के परिवर्त का प्रोडक्ट आ गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो? तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। सारे मैं जितना भी मैंने मैट्रिक्स में पढ़ाया सारे क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप लोग मेरे 4 लेक्चर देख चुके हैं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय, और कमेंट भी करें भाई।